अच्छा, अब जो क्वेश्चन हमारे पास वो रेब्डोमायोलाइसिस से रिलेटेड है कि अगर स्केलेटल मसल्स हमारे पास डाइंग होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, मायोग्लोबिन रिलीज़ होता है और पोटेशियम क्रिएटिनिन काइनेज, पोटेशियम रिलीज़ होता है और क्रिएटिनिन काइनेज रिलीज़ होता है। कॉमन सिनेरियो जो आपके पास दिया हुआ हो सकता है कि पर्सन वॉज ट्रैप फॉर सेवरल आवर्स अंडर अ हेवी ऑब्जेक्ट, अ फॉल फॉलोड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइंग ऑन द फ्लोर। ठीक है, ये एल्डरली मैन है विथ फ्रीक्वेंट फॉल्स प्रेजेंट्स विथ एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, आईवी ड्रग अब्यूज़र है, वॉज फाउंड ऑन द फ्लोर नॉट मूविंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, एग्जाम्पल लाइक मैराथन रनर है, उसमें सीवियर एक्सक्रीशन हो रही है या सीवियर डिहाइड्रेशन है। सीवियर क्रश इंजरी है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड रेब्डोमायोलाइसिस है जो कि एथलीट्स वगैरह में होती है। तो इसमें क्या होगा, हेमेट्यूरिया रेडिश ब्राउन और टी कलर्ड यूरिन, फॉल्स पॉजिटिव एज द कॉज ऑफ रेडनेस इज मायोग्लोबिन। ठीक है, वाइल आरबीसीज आर नॉट फाउंड इन द यूरिन डिपिस्टिक। आपको पेशेंट जो है वो हेमेट्यूरिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है, इस तरह की हिस्ट्री के साथ आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ठीक है, सेवरल आवर्स जो है वो अंडर अ हेवी ऑब्जेक्ट वो ट्रैप था, या फिर जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइंग ऑन द फ्लोर के बाद पेशेंट फॉल ऑफ हो गया। ठीक है, उसके बाद एंड एल्डरली पेशेंट है और उसको फ्रीक्वेंट फॉल के साथ वो आया है और नाउ प्रेजेंट विथ एक्यूट किडनी इंजरी, आईवी ड्रग अब्यूज़र है, वॉज फाउंड ऑन द फ्लोर नॉट मूविंग फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रन है, मैराथन रनर है जिसमें सीवियर एक्सर्शन और सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई है। ठीक है, उसके बाद सीवियर क्रश इंजरी हुई है, ये एक्सरसाइज इंड्यूस रेब्डोमायोलाइसिस जैसे कि एथलीट्स वगैरह में होता है। तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, हेमेट्यूरिया रेडिश ब्राउन और टी कलर्ड यूरिन होंगे, लेकिन दैट रेडनेस इज़ फॉल्स पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ ड्यू टू मायोग्लोबिन। ठीक है, जबकि जब हम यूरिन डिपिस्टिक टेस्ट करेंगे तो हमें रेब्डोमायोलाइसिस के केस में आरबीसीज नहीं मिलेंगे यूरिन में। हाइपोटेंशन, ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, हाई यूरिया एंड क्रिएटिनिन और वेरी हाई क्रिएटिनिन काइनेज के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। आल्दो अनकॉमन, वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट जो स्टैटिन का होता है वो क्या होता है, रेब्डोमायोलाइसिस होती है। ठीक है, मायोग्लोबिन जो है वो बेसिकली नेफ्रोटॉक्सिक है और ये जो है एक्यूट किडनी इंजरी करवा सकता है। देयरफॉर जब भी मायोग्लोबिन के अगर रेब्डोमायोलाइसिस का आपके पास केस है तो इनिशियल स्टेप क्या होगा, रिहाइड्रेशन विथ आईवी फ्लूइड्स। ठीक है, तो डेट्स वाई रेब्डोमायोलाइसिस इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी डेट यू हैव टू अवेयर ऑफ। ठीक है, ईसीजी हम मस्ट भी परफॉर्म करवाएंगे क्योंकि पोटेशियम फ्रॉम द डाइंग मसल जो है वो रिलीज़ होते हैं और हाइपरकैलेमिया कॉज करते हैं और इट कैन बी डेंजरस। ठीक है, अगर ईसीजी चेंजेस पे हाइपरकैलेमिया सजेस्ट हो रहा है, टॉल टेंटेड टी वेव्स नज़र आ रही है और वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हाइपरकैलेमिया को भी ट्रीट करना है क्योंकि अरिथमियास के चांसेस हो सकते हैं। तो आईवी कैल्शियम क्लोराइड या आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट हम देते हैं बिफोर एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेन कॉम्प्लिकेशन जो रेब्डोमायोलाइसिस की है विच इज़ ड्यू टू मायोग्लोबिनूरिया, that is acute kidney injury and hyperkalemia. इनिशियल मैनेजमेंट IV फ्लूइड्स। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ECG, टॉल टी वेव्स, वाइट QRS कॉम्प्लेक्स मिल रहा है तो इनिशियल मैनेजमेंट IV कैल्शियम क्लोराइड या ग्लूकोनेट देते हैं। और बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या होता है, विच इज़ स्पेसिफिक फॉर रेब्डोमायोलाइसिस यूरिन एनालिसिस। ठीक है, इनिशियल टेस्ट है, इस पर आपको रेडिश ब्राउन टी कलर्ड मिलेगा, लेकिन फॉल्सली पॉजिटिव ये हेमेट्यूरिया होते हैं, इसमें आरबीसीज आपको नहीं मिलते, डेट इज़ ड्यू टू मायोग्लोबिनूरिया। टू कंफर्म इट, रेब्डोमायोलाइसिस को कंफर्म करने के लिए हमें क्या करते हैं, CP के लेवल, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज का टेस्ट करते हैं जिसमें हमें मसल्स की नेक्रोसिस को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, अदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूड सोडियम बाइकार्बोनेट है और डायलिसिस की जाती है सीवियर केसेस के अंदर। तो रेब्डोमायोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास। इलॉब्रेशन है कि अ मैन हैज़ फिनिश्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस रन एंड प्रेजेंट विथ माइल्जिया, रेड ब्राउन यूरिन डिपिस्टिक इज़ पॉजिटिव फॉर ब्लड but without RBCs on microscopy. ECG पे shows tall T waves, widened QRS and small P waves. इनिशियल स्टेप मैनेजमेंट क्या होगी,
आपको पता है भले ये रेब्डोमायोलाइसिस का केस है, लेकिन आपने इसमें क्या करना है, पहले हार्ट को प्रोटेक्ट करना है। आप IV कैल्शियम क्लोराइड या ग्लूकोनेट दे सकते हो, बिकॉज ऑब्वियस ही हैज़ रेब्डोमायोलाइसिस। ठीक है, फिर आपके पास जो है वो ECG चेंजेस पर हाइपरकैलेमिया नज़र आया, तो पहले हम IV कैल्शियम दे देंगे और उसके बाद IV अगर ये ECG चेंजेस नहीं दी हुई होंगी तो IV फ्लूइड विल बी द इनिशियल स्टेप। फिर एग्जांपल नंबर 2 है कि 25-year-old माउंटेन क्लाइंबर वॉर रेस्क्यूड आफ्टर बीइंग ट्रैप्ड अंडर अ हेवी रॉक फॉर अबाउट 10 hours। उसको डार्क यूरिन आ रहा है विथ इम्पेयर्ड क्रिएटिनिन एंड यूरिया। हिज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ 100 मिलीमीटर ऑफ Hg और हार्ट रेट 125 है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगा, IV फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन और द लाइकली कॉज ऑफ हिज रेनल फेलियर क्या है, मायोग्लोबिन, जो कि रीनोटॉक्सिक है क्योंकि जो माउंटेन क्लाइंबर था वो अंडर अ हेवी रॉक जो है वो ट्रैप हो गया है। ठीक है, तो ही हैज़ रेब्डोमायोलाइसिस, जिसमें स्केलेटल मसल्स की ब्रेकडाउन होती है ड्यू टू क्रश इंजरी और प्रोलॉन्ग्ड इमोबलाइज मसल्स। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में आपके पास ECG चेंजेस मेंशन कर देता है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल मैनेजमेंट फिर हमारा IV रिहाइड्रेशन नहीं होगा, फिर क्या होगा, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट या IV कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और मायोग्लोबिन याद रखना नेफ्रोटॉक्सिक होता है, एक्यूट किडनी इंजरी करवा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट केस है कि 22-year-old नून केस HIV पॉजिटिव मेल है, वॉज फाउंड कोमाटोज ऑन द फ्लोर बाय हिज फ्रेंड। He was seen for 2 days on the ED. The patient is confused and disoriented. उसका लैब्स यूरिया लेवल कितना बताया, 47 मिलीमोल। नॉर्मल कितना होता है, 2 से 7। ठीक है, और क्रिएटिनिन 1070। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है, 70 to 150 की रेंज में आता है। और सोडियम जो है वो क्या है, नॉर्मल, और पोटेशियम क्या है, बढ़ा हुआ है, 5.6 बता रहा है। तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या होगा, देखो HIV पॉजिटिव मेल था और वो कोमाटोज मिला ऑन द फ्लोर, मतलब इमोबलाइजेशन की हिस्ट्री है, रह गई काफ़ी देर तक। ठीक है, तो इसका मतलब द मोस्ट लाइकली कॉज इज़ रेब्डोमायोलाइसिस। ठीक है, और प्रोलॉन्ग इमोबलाइजेशन इन कोमा, उसकी वजह से आपके पास क्या होगा कि मायोग्लोबिन जो है वो रिलीज़ होगा, क्रिएटिनिन काइनेज और पोटेशियम रेज अप होगा और वो एक्यूट किडनी इंजरी करवाएगा। टू कंफर्म सीरम क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, हम इफ़ द पोटेशियम हमारे पास हाई आता है तो ECG एज सून एज पॉसिबल आपको करवानी है इफ़ द क्वेश्चन आस्क अबाउट द इनिशियल स्टेप। ठीक है, फिर 60-year-old मैन है, नोन केस है हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ मेलाइटिस का, और प्रीवियस उसको ट्रांसमिक इस्कीमिक अटैक हुआ था। प्रेजेंट्स कंप्लेनिंग ऑफ 5 day ऑफ डिफ्यूज़ मसल पेन एंड वीकनेस हो रही है उसको लोअर लिम में। ठीक है, वो रेमिप्रिल और बाइसोप्रोलोल, एस्पिरिन, मेटफॉर्मिन, मल्टीपल ड्रग्स ले रहा था। उसकी यूरिन में जो है वो मायोग्लोबिन शो हो रहा है। ठीक है, अब देखो उसकी ड्रग में कौन है, स्टेटिन है। तो स्टेटिन मैंने बताया था रेब्डोमायोलाइसिस करवा सकता है, मायोग्लोबिन यूरिया करवा सकता है। उसका किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो डिसओरिएंटेड आया है। ठीक है, तो द लाइकली डायग्नोसिस इज़ रेब्डोमायोलाइसिस एंड द लाइकली कॉज क्या है मेडिकेशन का डेट नीड टू बी स्टॉप इज़ सिम्वेस्टेटिन। Although uncommon, one of the side effect of statin is rhabdomyolysis. Then the other case is a man had a wardrobe over him for a long unknown period. He was taken to the ER, confused and disoriented है। तो what is the most appropriate investigation is creatinine kinase। समझ में आ रही है कि मतलब एक मैन है जिसका वार्डरोब उसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी लंबे अरसे से था और वो जो है वो अब ER में आया है, वो कंफ्यूज और डिसओरिएंटेड है। तो देखो लंबे हिस्ट्री की जो है वो लंबी हिस्ट्री इनकी इमोबलाइजेशन की। ठीक है, तो हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, मोस्ट एप्रोप्रिएट क्रिएटिनिन काइनेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस है हमारे पास गुड-पास्चर सिंड्रोम। गुड-पास्चर सिंड्रोम क्या है कि एक्यूट रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, प्लस इसमें पल्मोनरी एल्वुलर हिमरेज भी नज़र आती है। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, हिमैट्यूरिया, किडनी इन्वॉल्वमेंट प्लस हिमोप्टाइसिस लंग इन्वॉल्वमेंट के साथ। ठीक है, इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन टेस्ट होगा ऑब्वियसली। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़ करते हैं, anti-GBM एंटीबॉडी। और मोस्ट एक्यूरेट
इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, लंग या फिर हम किडनी बायोप्सी करते हैं जिसमें हमें क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नज़र आता है। चेस्ट एक्सरे पर हमें पैची इंटरस्टिशियल इनफिल्ट्रेट नज़र आएगा जो कि किसकी तरफ ध्यान लेकर आएगा, इंट्रापल्मोनरी ब्लीडिंग की तरफ। तो गुड पास्चर सिंड्रोम, हीमोप्टाइसिस, हीमेट्यूरिया और लंग और किडनी इन्वॉल्वमेंट हमें इसमें नज़र आती है। ठीक है, एबनॉर्मल यूरिया और क्रिएटिनिन होता है। और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है इन गुड पास्चर सिंड्रोम, इट इज़ एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट लंग और किडनी बायोप्सी है जिसमें क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नज़र आएगा। चेस्ट एक्सरे पर पैची इंटरस्टिशियल इनफिल्ट्रेट इंट्रापल्मोनरी ब्लीडिंग नज़र आती है। ठीक है, फिर हमारे पास एल्पॉर्ट सिंड्रोम है, बहुत आसान है, ये एक्स लिंक्ड होता है। जीपीएस, ठीक है, जीपीएस हीमोप्टाइसिस, हीमेट्यूरिया, कैन नॉट सी, कैन नॉट हेयर। ठीक है, ग्लोमेरुलर सिम्टम्स नज़र आएंगे, सही है। उसके बाद हेयरिंग के सिम्टम, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस नज़र आएगा। और आपके पास कैन नॉट सी से क्या होगा कि कंजक्टिवाइटिस या आई की डिजीज़ आपके पास दे सकते हैं। तो एल्पॉर्ट सिंड्रोम में हीमोप्टाइसिस, हीमेट्यूरिया, कैन नॉट सी, कैन नॉट हेयर, ठीक है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होती है। अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, इसमें पेशेंट हीमोप्टाइसिस प्लस जॉन्डिस के साथ आता है, लीवर इन्वॉल्वमेंट होती है। छर्ग स्ट्रास सिंड्रोम, दैट इज़ यूजिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, इसमें पेशेंट को क्या होता है, एग्जिमा की हिस्ट्री होती है, इजिनोफीलिया होता है प्लस अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसका जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट है वो क्या है, PN का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेजनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस। वेजनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस में क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नज़र आती है, मतलब साइनोसाइटिस होगा, नेज़ल सेप्टम परफोरेशन, एपिस्टेक्सिस। तो इसमें जो पॉजिटिव आता है वो क्या आता है, CN का पॉजिटिव आता है। और छार्ग स्ट्रॉस में PN का पॉजिटिव आता है। और एस्थमा, इजिनोफीलिया प्लस अदर ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट भी हमें इसमें नज़र आती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, इसमें हीमेट्यूरिया नज़र आएगा आपको। और वेजनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस इज़ आल्सो नोन एज ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। तो हीमेट्यूरिया के साथ साथ अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी आपको नज़र आती हैं। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है और वो डायरिया ब्लडी डायरिया में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, प्लस हीमेट्यूरिया है, एक्यूट किडनी इंजरी है, तो वी शुड थिंक अबाउट हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। उसके बाद गुड पास्चर सिंड्रोम भी समझ में आ गया। गुड पास्चर में लंग और किडनी दोनों इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और उसके अलावा एल्पॉर्ट सिंड्रोम में गुड पास्चर सिंड्रोम की तरह हीमोप्टाइसिस, हीमेट्यूरिया नज़र आएगा प्लस कैन नॉट सी, कैन नॉट हेयर। ठीक है, उसके बाद छार्ग स्ट्रॉस में PN का पॉजिटिव होता है और वेजनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस में CN का पॉजिटिव होता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट हमारे पास केस क्या है कि एक सेंटेंस ये दिया हुआ है, ईचिंग आफ्टर अ हॉट शावर डज नॉट ऑलवेज मीन पॉलीथीमिया रूब्रा वेरा। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ईचिंग वोर्स आफ्टर हॉट बाथ प्लस पेल स्किन है, पेरिफेरल एडिमा है, स्किन पिगमेंटेशन इंक्रीज हुई है, लिथार्जी हो रही है और टायर्डनेस हो रही है। ठीक है, तो ईचिंग क्यों हो रही है, ड्यू टू इंक्रीज सीरम यूरीमिया विच इज़ सीन इन लेट स्टेज रिनाल फेलियर। पेल टायर्डनेस क्यों हो रही है, क्रॉनिक रिनाल फेलियर है, तो डिक्रीज इरिथ्रोपोइटीन की वजह से क्या होगा, एनीमिया होगा। पेरिफेरल एडिमा एंड हाइपर पिगमेंटेशन आल्सो सीन इन क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ठीक है, नोट डेट लीवर फेलियर अगर होगा तो एसाइटिस, जॉन्डिस, ब्लीडिंग, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। ईचिंग वोर्स आफ्टर हॉट बाथ प्लस रेडनेस स्किन, फ्लश, प्लोथरा ड्यू टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन प्लस माइनस स्प्लीनोमेगैली, बर्निंग सेंसेशन इन फिंगर्स एंड टोज, गाउट की हिस्ट्री हो, हाई हीमोग्लोबिन हो, तो डैट इज़ टिपिकली अ केस ऑफ पॉलीथीमिया रूब्रा वेरा। ठीक है, तो यह आपने याद रखना है कि क्रॉनिक रिनाल फेलियर में ईचिंग आफ्टर हॉट बाथ और पॉलीथीमिया रूब्रा वेरा की ईचिंग आफ्टर हॉट बाथ में फ़र्क होता है। ठीक है, उसके बाद ईचिंग वोर्स आफ्टर हॉट बाथ
प्लस लीनियर ट्रैक्स ऑन स्किन नज़र आ रहे हैं, ब्रोज नज़र आते हैं, दैट इज़ द केस ऑफ स्कैबीज, ठीक है। और पॉलीक्थीमिया रुब्रा वेरा आपके पास कैसा होता है, रेड। लीवर फेलियर में क्या होता है, येलो जॉन्डिस नज़र आता है। और क्रॉनिक रेनाल फेलियर में स्किन कैसी नज़र आती है, पेल नज़र आती है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट केस। उसके बाद हाइपोनेट्रीमिया कैन अकर आफ्टर इनएप्रोप्रिएट IV फ्लूइड थेरेपी सच एज बाय यूजिंग 5% डेक्स्ट्रो, दिस इज कॉल्ड आइट्रोजेनिक कॉज, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया कैन अकर आफ्टर इनएप्रोप्रिएट IV फ्लूइड थेरेपी सच एज बाय 5% डेक्स्ट्रो आपने दे दिया, दिस इज कॉल्ड आइट्रोजेनिक कॉज। इन सेप्सिस द फॉलोड IV फ्लूइड जो हम सेप्सिस में यूज़ करते हैं, आइदर वो रिंगर लैक्टेट होता है या नॉर्मल सेलाइन होता है, जिसकी वजह से डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया ये कॉज नहीं करते। लेकिन हाइपोनेट्रीमिया आफ्टर इनएडिक्वेट IV फ्लूइड ट्रीटमेंट कुड बी डाइल्यूशनल। समझ में आ रही है बात। अब पेशेंट जैसे आपके पास एक दिया हुआ है, पेशेंट विद एब्डोमिनल सेप्सिस का पेशेंट था, उसको हमने IV एंटीबायोटिक एंड IV फ्लूइड से ट्रीट किया। लेटर ऑन ही वॉज फाउंड टू बी हाइपोनेट्रीमिक 127 मिलीमोल पर लीटर विथ नॉर्मल पोटेशियम, और उसका नॉर्मल किडनी फंक्शन टेस्ट है, यूरिया एंड क्रिएटिनिन। द लाइकली कॉज आइट्रोजेनिक, ठीक है। नॉर्मल सीरम सोडियम कितना होना चाहिए हमारे पास, 135 से 145 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास केस क्या दिया हुआ है कि एब्डोमिनल सेप्सिस, बिलियरी सेप्सिस का पेशेंट था, उसको आपने IV एंटीबायोटिक IV फ्लूइड डाल दिया, और फिर उसके बाद वो पेशेंट हाइपोनेट्रीमिक हो गया और उसका पोटेशियम नॉर्मल है और नॉर्मल किडनी फंक्शन टेस्ट है। तो लाइकली कॉज इसका क्या है, आइट्रोजेनिक, क्योंकि इनएडिक्वेट IV फ्लूइड थेरेपी हुई हो मोस्ट लाइकली, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट केस है कि मैसिव हिमरेज, एग्जाम्पल ड्यूरिंग सर्जरी एंड हाइपोटेंसिव शॉक या हाई क्रिएटिनिन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवा सकता है। द कॉमनेस्ट रिनल कॉज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, तो किडनीज नीड टू रिमेन वेल हाइड्रेटेड एंड परफ्यूज्ड टू अवॉइड एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया की वजह से लो परफ्यूजन टू किडनीज होती है और ट्यूब्यूल्स डाई होना शुरू हो जाते हैं, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होती है और वो एक्यूट किडनी इंजरी करवा सकती है, ठीक है। यानी जो प्री रेनल कॉज जितने भी हैं ना, वो सब एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट किडनी इंजरी करवाते हैं। फिर एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में हमारे पास जो है एलर्जी की हिस्ट्री होगी, लाइक मोस्ट लाइकली ड्रग इनटेक फॉलोड बाय रैश फीवर, ठीक है, प्लस हिमेट्यूरिया प्लस इंक्रीज क्रिएटिनिन, ठीक है। ड्रग इनटेक फॉलोड बाय रैश फीवर, हिमेट्यूरिया, इंक्रीज क्रिएटिनिन, ठीक है। 25 अल्फ़ा हाइड्रोजाइलेज ऑफ विटामिन डी कहाँ पर होता है, लीवर में, और 1 अल्फ़ा हाइड्रोजाइलेशन ऑफ विटामिन डी कहाँ होती है, किडनी में होता है, ठीक है। तो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी इज़ फाउंड इन लीवर, देन एंजाइम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा हाइड्रोजाइलेज, जो एंजाइम है इन किडनी वो कन्वर्ट करता है विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में, विच इज़ 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी, which is the active form of vitamin D. So why is there vitamin D deficiency in chronic renal failure? Due to decrease या reduce activity of 1 alpha hydroxylation. तो इसका निमोनिक क्या है, K before L in alphabetics, ठीक है, 1 before 25। तो किडनी में 1 अल्फ़ा हाइड्रोजाइलेज होता है और लीवर में क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। के पहले आता है लेटर में भी और एल बाद में आता है, तो इसी तरह 1 जो है वो पहले आएगा और लीवर में जो होता है वो 25 अल्फ़ा हाइड्रोजाइलेशन लीवर के अंदर होती है। अनदर निमोनिक 1 किड, ठीक है। फिर क्रॉनिक एंड एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का केस है, व्हेन यू सी पेशेंट विथ हाइपरटेंशन प्लस हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट infection. This is most likely a case of chronic pyelonephritis, क्योंकि रिपीटेड यूटीआईज की वजह से रेनाल स्कारिंग होती है और वो क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस करवाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। व्हेन यू सी लोइन प्लस बैक पेन प्लस फीचर्स ऑफ यूटीआई, थिंक अबाउट एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। लोइन
बैक पेन प्लस फीचर्स ऑफ यूटीआई आपको दिख रहा है. थिंक अबाउट एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस. डू नॉट गेट फूल्ड by the patient being pregnant. Remember, preeclampsia occurs after 20th week of gestation. प्लस उसके साथ हाइपरटेंशन और प्रोटीन यूरिया वगैरह भी होगा. ठीक है, रिपीटेड यूटीआई है बट सडनली जो है पेशेंट डेवलप कर रही है लॉइन और बैक पेन. फीवर है उसको, राइगर से यूरिन एनालिसिस पे नाइट्राइट्स और ल्यूकोसाइड इरेस्ट्रेस शो हो रहे हैं. तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है. क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होता. सिम्टम्स में भी सेकेंडरी टू रिनल फेलियर. तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के लिए आपके पास दूसरा केस है कि प्रेग्नेंट वोमेन आई है, प्रेजेंट्स विथ फीवर, राइगर्स, लो एब्डोमिनल पेन, डिसयूरिया और फ्रीक्वेंसी हो रही है. द पेन वॉज एट द लोअर एब्डोमेन, देन इट बिकम मोर जनरलाइज्ड एंड रेडिएट्स टू द राइट लॉइन. तो डैट इज़ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस. देखो एक्टिव इन्फेक्शन की हिस्ट्री आपको दी हुई है. ठीक है, और जो पेन है वो रेडिएट कर रहा है राइट लॉइन की तरफ. ठीक है, तो डैट इज़ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस. पाइलोनेफ्राइटिस बेसिकली क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेल्विस ऑफ द किडनी. यूजुअली ये क्यों होता है? ड्यू टू असेंडिंग यूटीआई. सम रिस्क फैक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं. प्रेगनेंसी है, स्टोन है, वेसिको यूरिट्रिक रिफ्लक्स है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है फॉर द रिकरेंट यूटीआई. ठीक है, सस्पेक्ट इफ़ लोअर यूटीआई फीचर्स. लोअर यूटीआई फीचर्स में क्या होते हैं? डिसयूरिया होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, अर्जेंसी होती है, सुप्राप्यूबिक लोअर एब्डोमिनल पेन होता है. ठीक है, फीवर होगा, राइगर्स होगा, लॉइन पेन होता है और बैक पेन होता है. यूरिन एनालिसिस पे ब्लड, नाइट्राइट, ल्यूकोसाइड और इस्ट्रेस शो होते हैं. इन शॉर्ट, अगर कोई पेशेंट डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ आ रहा है तो डैट इज़ लोअर यूटीआई. तो हम इसमें जो ट्रीटमेंट देते हैं वो ट्राइमिथोप्रिम या नाइट्रोफुरेंटाइन दिया जाता है लोअर यूटीआई के अंदर. लेकिन अगर अबव सेम केस है, उसके साथ लॉइन प्लस बैक पेन और फीवर डाल दे तो डैट इज़ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, जिसमें जो कि अपर यूटीआई में होता है. और इसमें जो हम मेडिसिन देते हैं अपर यूटीआई में, डैट इज़ सिप्रोफ्लॉक्सासिन या कोएमेक्सिक्लाव दिया जाता है. ठीक है, लेकिन लोअर यूटीआई में कोई लॉइन और बैक पेन और फीवर की हिस्ट्री नहीं होगी. इसमें सीधा ट्राइमिथोप्रिम और नाइट्रोफुरेंटाइन दिया जाता है. तो ऑल दीज आर इन्वेस्टिगेशंस आर इम्पॉर्टेंट टू मेमोराइज. यूरिन एनालिसिस पे हम क्या देखते हैं? ब्लड देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं, नाइट्राइट देखते हैं, ल्यूकोसाइड स्ट्रेस देखते हैं. यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी हमें करनी होती है बिफोर कमेंसिंग एम्पिरिकल एंटीबायोटिक. मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन से किया जाता है फॉर अडल्ट एंड ओल्ड चिल्ड्रन. और सम टाइम इन यंग चिल्ड्रन हम क्लीन कैच या वाया कैथेटर या वाया सुप्राप्यूबिक एस्पायरेशन करते हैं. अगर वो यूरिन पास नहीं कर पा रहा है तो क्लीन कैच वाया कैथेटर और इवन वाया सुप्राप्यूबिक एस्पायरेशन करते हैं. इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में आपके पास वंस द यूरिन सैंपल फॉर कल्चर और सेंसिटिविटी आपने सेंड कर दिया तो आपने क्या करना है? एम्पिरिकल एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी है. ठीक है, और अगर कल्चर का फिर रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर हो सकता है कि आपको जो आपने एम्पिरिकल एंटीबायोटिक स्टार्ट की थी वो आपको चेंज करनी पड़े. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉजेटिव एजेंट होता है हमारे पास यूटीआई के लिए, डेट इज़ ई कोलाई. तो ट्रीटमेंट जो है ना यूटीआई का ऑफन जो है इसमें एडमिशन रिक्वायर होता है. और एंटीबायोटिक लाइन डिफ़र फ्रॉम हॉस्पिटल टू अनदर. फॉलोइंग रेजिमेन हमारे पास नाइस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बताया है कि अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में जो है वो यूटीआई होता है तो हम क्या देंगे? सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं या फिर कोएमेक्सिक्लाव दे सकते हैं. नॉन प्रेग्नेंट वुमेन और मैन है. पेशेंट विथ इनड्वेलिंग कैथेटर है तो इसमें भी हम यही सेम मेडिसिन देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और कोएमेक्सिक्लाव. ठीक है, डैट इज़ द केस ऑफ अपर यूटीआई. ठीक है, चिल्ड्रन है, फर्स्ट लाइन में कोएमेक्सिक्लाव आता है और सेकेंड लाइन में सेफेक्साइम आता है. प्रेग्नेंट वुमेन है और जिसमें एडमिशन रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उसमें क्या देते हैं? सिफालेक्सिन देते हैं. डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, पर ओरल हम उसमें सिफालेक्सिन देते हैं. तो इफ़ द पेशेंट जो है वो एडमिट हुआ है तो ये सारी की जो सारी एंटीबायोटिक्स है वो हमें आईवी देना है. ठीक है, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है,
एक्यूट यूरिन एनालिसिस प्लस यूरिन कल्चर करना होगा पहले, फिर हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। लोअर यूटीआई है, ठीक है, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और सुप्राप्यूबिक पेन आपके पास यहाँ पर बताया ना, सुप्राप्यूबिक लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसमें ट्राइमिथोप्रीम और नाइट्रोफेरेंटाइन दिया जाता है। अपर यूटीआई है, अपर यूटीआई में लॉइन पेन रेडिएट करेगा, फीवर की हिस्ट्री होगी, अब सारे वही फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी वगैरह होगी, लेकिन वो इन्फेक्शन को शो कर रहा होगा, तो हम उसमें क्या देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या कोअमेक्सिक्लाव दिया जाता है। और प्रेग्नेंट वोमेन है तो सिफालेक्सिन दिया जाएगा। तो सबसे कॉमनली जो मेडिसिन इस्तेमाल हो रही होती हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और कोअमेक्सिक्लाव इस्तेमाल हो रही होती हैं, जो कि लोअर यूटीआई की मेडिसिन है हमारे पास, ठीक है। वो अपर यूटीआई की मेडिसिन है, और लोअर यूटीआई में ट्राइमिथोप्रीम और नाइट्रोफेरेंटाइन यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद क्विक इन्फो, स्मॉल किडनीज़ है और हाइपरटेंशन है पेशेंट को। तो थिंक अबाउट बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या थिंक अबाउट क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। एस इनहिबिटर जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है। समटाइम्स नॉर्मल टू माइल्ड प्रोटीन यूरिया अगर डिप स्टिक पर आया है, स्पेशली इन दोज हु रेगुलरली एक्सरसाइज जो करते हैं या फिर कोई जिम अटेंडीज़ है, तो अगर उनमें कोई सिम्टम मौजूद नहीं है और माइल्ड प्रोटीन यूरिया शो हुआ है तो हमें टेस्ट को रिपीट करने की ज़रूरत है। अगर स्टिल हाई आता है तो हमें क्या करना है, 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन टेस्ट या फिर यूरिन क्रिएटिनिन रेशो निकालते हैं। नेवर रिफ़र अ पेशेंट विद आइसोलेटेड प्रोटीन यूरिया टू रिटर्न रिनल क्लिनिक, यू नीड टू इन्वेस्टिगेट द पेशेंट फर्दर। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम है आपके पास। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है, ट्रायड होता है, प्रोटीन यूरिया ग्रेटर देन 3 ग्राम पर 24 आवर आपके पास आ रहा होगा, हाइपोअल्बुमिनिया लेस देन 30 ग्राम पर लीटर और एडिमा। चिल्ड्रन में जो पीक इंसिडेंस होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का वो बिटवीन 2 and 5 ईयर्स में होता है, ठीक है। और 80% ऑफ केसेस में चिल्ड्रन में मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हुई होती है। माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया जो है वो मिनिमल चेंज डिजीज़ में देखा गया है 10 to 30% केस में, और मिनिमल चेंज डिजीज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अकाउंटिंग फॉर 75% ऑफ केसेस इन चिल्ड्रन एंड 25% इन एडल्ट। The condition generally carries a good prognosis with around 90% of cases responding to, हाँ हम क्या करते हैं कि स्टेरॉइड से गुड रिस्पॉन्स आता है मिनिमल चेंजेस में, ठीक है। और जो है अदर फीचर्स इसमें क्या हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकोगुलेबल स्टेट एंड लिएबिलिटी टू इन्फेक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। और फीचर्स ऑफ मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पिक्चर मिलेगी आपको, नॉर्मोटेंसिव होगा, हाइपरटेंशन नहीं मिलता नेफ्रोटिक में, ठीक है। उसके बाद सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होगा, मतलब कि सिर्फ आपको एल्ब्यूमिन शो होगा। रिनल बायोप्सी इज़ द डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे आपको फ्यूजन ऑफ पोडोसाइट्स नज़र आएंगे। केस है कि 5-year-old चाइल्ड प्रेजेंट विद इंक्रीज वेट, पफी आइज, लोअर लिम्ब स्वेलिंग है, ही इज़ अदरवाइज हेल्दी एंड हैप्पी, यूरिन डिपस्टिक पे +3 प्रोटीन यूरिया। तो डैट इज़ द केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्योंकि प्रोटीन यूरिया दिख रहा है, एडिमा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो टू कंप्लीट द डायग्नोसिस वी रिक्वेस्ट सीरम अल्ब्यूमिन लेवल। तो अगर हाइपोअल्ब्यूमिनिया मिलता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। समझ में आ गई बात। उसके बाद नेक्स्ट केस है कि 2-year-old चाइल्ड है, वॉज नोटिस बाय हिज मदर टू गेनिंग वेट रिगार्डलेस ऑफ हिज पुअर फीडिंग, और फिर उसके बाद ग्रेजुअल स्वेलिंग ऑफ हिज फीट है, फेस है और लेग्स है। द चाइल्ड जो है वो फील फटीग, उसका यूरिन जो है वो फोमी हमें नज़र आ रहा है। तो डैट इज़ द केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्योंकि एडिमा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा और क्या नज़र आ रहा है, स्वेलिंग की जो वजह है वो हो सकता है, हाँ फोमी यूरिन है तो प्रोटीन यूरिया की वजह से होगा, ठीक है। तो
नेफ्रोटिक सिंड्रोम में 3 चीज़ें याद रखनी है, प्रोटीनयूरिया, हाइपोअल्बुमिनिया, एडिमा। मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन इसका क्या होता है, 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन करवाते हैं। नोट 1 इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ फोमी यूरिन इज़ द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोटीन इन इट। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस है हमारे पास कि 40 ईयर ओल्ड पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है विद टायर्डनेस, लिथार्जी, फ्लूइड रिटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया, और उसका सीरम एल्ब्यूमिन इज़ फाउंड टू बी लो। तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए हमें रीनल बायोप्सी करना होगा। दिस पेशेंट हैज़ प्रोटीन यूरिया, ठीक है, और एल्ब्यूमिनिया, फ्लूइड रिटेंशन यानी स्वेलिंग, दैट इज़ द ट्रायड ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इन एग्ज़ाम ऑलवेज पे अटेंशन टू द क्वेश्चन वर्ड। अगर वो डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछेगा तो आप रीनल बायोप्सी करोगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, प्रेजेंट विथ प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग स्वेलिंग ऑफ हिज फेस, स्क्रोटम एंड लेग, हिज यूरिन इज़ फ्रॉथी। रीनल बायोप्सी पे कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं शो हुई और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे एबनॉर्मल फ्यूज पोडोसाइट्स है, तो डेट इज़ द केस ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज़। फिर नेक्स्ट केस है कि 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, प्रेजेंट अ वीक अगो विथ प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग स्वेलिंग ऑफ हिज फेस, स्क्रोटम, लेग with frothy urine. Renal biopsy confirmed the diagnosis of nephrotic syndrome, and according to the patient, he was started on steroid. Now he present with flank pain, hematuria, fluctuating urea levels. Flank pain हो रहा है, hematuria हो रहा है, fluctuating urea levels से। तो diagnosis of renal vein thrombosis is made. तो diagnosis hypercoagulable state due to antithrombin 3 deficiency. Remember that loss of proteinuria in urine such as albumin या anticoagulation factor जैसे most commonly antithrombin 3 होता है, वो hypercoagulable state करवा देता है, और इसकी जो ट्रीटमेंट होगी फिर इस पेशेंट की वो क्या होगी, एंटीकोगुलेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन एंड हाइपोकैलेमिया। डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपोवोलीमिया होता है और हाइपोवोलीमिया की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। तो प्रीरेनल कॉज में स्पेशली हाइपोवोलीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी होगा, GFR डिक्रीज होगा, ठीक है, किडनी आर अनएबल टू एक्सक्रीट पोटेशियम, क्रिएटिनिन, यूरिया, और उसकी वजह से हाइपरकैलेमिया और सीरम यूरिन एंड क्रिएटिनिन इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो एक्यूट किडनी इंजरी हो या फिर आपके पास क्रॉनिक किडनी इंजरी हो, दोनों केस में क्या होता है, हाइपरकैलेमिया, इंक्रीज सीरम यूरिया एंड क्रिएटिनिन होता है। तो इन CT स्कैन विद कंट्रास्ट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी हम क्या करते हैं, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स करवाते हैं। अनदर करेक्ट आंसर कि अगर CT स्कैन विद कंट्रास्ट करवा दिया गया है और उसको कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी हो गई है, अगर प्लेंटी ऑफ फ्लूइड का ऑप्शन नहीं है तो IV फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन पोस्ट प्रोसीजर देंगे, स्पेशली इन हाई रिस्क पेशेंट सच एज कोई एल्डरली पेशेंट है विद डायबिटीज़ मेलाइटिस। एडिशनल नोट, मेटफॉर्मिन इज़ नेफ्रॉन हार्मफुल, ठीक है, मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइल यूरियाज है, ये हम रिनल फेलियर में नहीं देते, तो थस नीड टू बी स्टॉप बिफोर एनी कंट्रास्ट स्टडी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ ब्लड गैस, ये हमने पहले भी किया था, मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रही, ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और एसिडोसिस वगैरह। उसके बाद मैनेजिंग रिनल स्टोन्स है, यह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।